तो क्लास ही कोई नहीं है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म कर दे जी। जी अबू जर। आ रही है सर। ओके, क्लोज करो। सर आ रही है। ओके ओके। अच्छा जी, आज हमने ये चैप्टर क्लोज करना है स्टैंडर्ड्स वाला। इसमें हम आखिरी स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ का। तो ये एक एग्जांपल रह गई है हमारी, ये पेपर्स का है हुआ क्वेश्चन है। विक्टोरिया ओन सेवरल properties and has a year end of 31st December. Wherever possible, Victoria carries investment properties under the fair value model. ठीक है। Property 1 was acquired on 1st January year 1. It had a cost of rupees 1 million, comprising 500,000 for land and 500,000 for building. The building have a useful life of 40 years. Victoria uses this property as its head office. ठीक है, ये उसका हेड ऑफिस के तौर पर यूज़ हो रही है जी। तो ये तो एज इट इज़ इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये लैंड भी और ये बिल्डिंग भी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है वो हमसे ये पूछना चाहेगा कि हमने इन प्रॉपर्टीज़ का ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ये थी कि हाउ विक्टोरिया विल ट्रीट दीज प्रॉपर्टीज़, ये क्वेश्चन था। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 एंड दैट्स ऑल। ठीक है। अच्छा जी, वन बाय वन इसको लेके हम चलते चलते हैं। प्रॉपर्टी 1 जो है वो चूँकि हेड ऑफिस के तौर पर यूज़ हो रही है, तो ये ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है, लिहाजा लैंड 5 लाख की और 5 लाख का जो बिल्डिंग है वो दोनों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं। अब हमने उसको बताना है ये 31 दिसंबर ईयर 8 की हमने क्लोजिंग करनी है। कुछ बताया हुआ है उसने? ईयर 8, ठीक है, ईयर 8 के ऊपर हमने इसे क्लोज करना है। तो ये उसने लैंड एंड बिल्डिंग उसने लिया हुआ है वन एट, ये पहले कॉस्ट की रिकॉन्सिलेशन बनी और फिर उसकी क्यूमुलेटेड की बनी हुई है। ये 1 जनवरी को 1 मिलियन, कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई, 1 मिलियन ही आ गया। ठीक है, इसके अंदर अगर हम चाहते तो लैंड और बिल्डिंग अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि उसने इकट्ठा शो किया हुआ है लिहाजा हम इसको इकट्ठा भी मेंशन कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने देखनी है कि कितने सालों की हो चुकी हुई है। ये आप देख लें, 5 लाख उसकी कॉस्ट है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा जी मेरे पास जी? 12,500, ये पर एनम डेप्रिसिएशन है। तो अगर इसका ईयर 8 ये वाला है तो इसका मतलब 7 साल ये डेप्रिसिएट हो चुकी हुई है। तो 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, कितनी अमाउंट है? 87,500, 87,500। ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड है। इस साल की अभी इसको छोड़ दें, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को देखें। ठीक है, हम प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगी 1 मिलियन की और कैरिंग अमाउंट होगी, इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे पास आ जाएगी। ये दोनों डेप्रिसिएशन जो हैं वो माइनस करके ऑन 31 दिसंबर 2007 ये ओपनिंग एक्यूमुलेट WDV और ये क्लोजिंग WDV है। ठीक है, तो दोनों देने होते हैं ना, कंपैरिजन में दोनों लिखनी होती हैं। तो जो प्रॉपर्टी 1 है ये तो ओनर ओन प्रॉपर्टी है और हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे, हम इसे जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। आगे चलो जी। प्रॉपर्टी 2 was acquired many years ago for rupees 1.5 million for its investment potential. फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई रिटर्न के चांसेस हैं, तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ख़रीदा है। ऑन 31 दिसंबर ईयर 7
it had a fair value of 2.3 million. By 31st December year 8, its fair value had risen to 2.7 million. This property has a useful life of 40 years. अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये चूंकि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ली गई है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की ये जो प्रॉपर्टी भी ली जाती है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अब ये जो हमारा साल है 1 जनवरी 2008, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी की जो ओपनिंग वैल्यू आएगी वो इसकी फेयर वैल्यू आएगी जो उसने 31 दिसंबर 2007 को ली हुई है। ये देखें 31 दिसंबर 2007 को इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 1.5 मिलियन थी। निकालें ज़रा, ओपनिंग देखें, ये देखें, इसने अल्टीमेटली हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड एट फेयर वैल्यू, ये उसने लिखा हुआ है जी कि ये टोटल अमाउंट की 2.3 मिलियन, ये रही 2.3 मिलियन ओपनिंग, ठीक है। इस दफ़ा वो कह रहा है ये कितने की हो गई है, इस दफ़ा वो कितने की हो गई है? 2.7 मिलियन की। तो ये क्लोजिंग आ गई 2.7 मिलियन, और ये जो एडिशन है ये एंट्री होगी, क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ठीक है, वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये एक्यूमुलेटेड सारी नील होगी क्योंकि अब हम इसको ले ही फेयर वैल्यू के ऊपर रहे हैं, ठीक है, लिहाजा इसकी कोई एक्यूमुलेटेड नहीं आएगी। जब प्रॉपर्टी को हम फेयर वैल्यू पे लेना शुरू कर देते हैं तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, क्योंकि हर साल वो जो डेप्रिसिएशन अगर होती भी है, कमी अगर होती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्ट चार्ज हो जाती है, और अगर उसके अंदर गेन आता है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट हो जाती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये डेप्रिसिएशन इसके अंदर ज़ीरो हो जाती है। तो ये ओपनिंग क्यूमुलेटिव ओपनिंग होगी कैरिंग वैल्यू, और ये इसकी क्लोजिंग वैल्यू दोनों फेयर वैल्यू हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, एट फेयर वैल्यू लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। आगे चलें जी। प्रॉपर्टी नंबर 3 वाज एक्वायर्ड ऑन 30 जून ईयर 2, 30 जून ईयर 2 को ये ली गई फॉर ₹2 मिलियन फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ये भी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की वजह से ली गई है, ठीक है, परमानेंट एप्रिसिएशन या कैपिटल एप्रिसिएशन जिसे कहते हैं। द डायरेक्टर बिलीव दैट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज ₹3 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर ईयर 7, और इसकी जो थी क्या कहते हैं फेयर वैल्यू वो कितनी है? वो 3 मिलियन है ईयर 7 के ऊपर, एंड ₹3.5 मिलियन ऑन 31 दिसंबर ईयर 8, और ईयर 8 के ऊपर इसकी जो फेयर वैल्यू थी वो कितनी होगी? वो 3.5 मिलियन होगी। However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated. This property has a useful life of 50 years, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated. corroborated से मुराद होता है कि इनको मैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। निकालें जी। इसका मतलब ये होता है, corroborated का मतलब ये होगा कि इसको हमने फेयर वैल्यू पे नहीं लेना, ठीक है। फेयर वैल्यू डिटरमिन ज़रूर होती है, वो किस लिए डिटरमिन की जाती है? क्योंकि हमने उसका डिस्क्लोजर देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। उसने लिखा हुआ है ना डिस्क्लोजर में कि भले आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे भी ले रहे हैं लेकिन उसकी फेयर वैल्यू एस्टीमेट आपने देना है, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भले आप कॉस्ट पे भी ले रहे हैं लेकिन उसका फेयर वैल्यू एस्टीमेट जो है वो आपने देना है, अगर आप समझते हैं वो मटीरियली डिफर कर रहा है फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसके लिए तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जी अगर आपने कॉस्ट मॉडल लेना है तो फिर आपने फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करनी है। अब यहाँ फेयर वैल्यू भी दी हुई है और कॉस्ट भी दी हुई है, हम इसको कॉस्ट पे लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उसने एक सेंटेंस लिख दिया कि फेयर वैल्यू जो है वो corroborate नहीं की जा, मतलब उसको इस बिल्डिंग के साथ ही मतलब रैशनली मैच नहीं किया जा सकता, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट है। ये देखें, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? एट कॉस्ट है। तो अल्टीमेटली इसकी ओपनिंग 2 मिलियन आ गई, ठीक है। कोई इस दफ़ा हमने फेयर वैल्यू तो बुक ही नहीं करनी, लिहाजा यही क्लोजिंग आ गई 2 मिलियन के ऊपर। ये अब तक डेप्रिसिएट कितना हो चुका है? ये हमने कब खरीदी है जी? चलें ज़रा,
इसकी लाइफ भी 50 ईयर्स है, ये देखे इसकी लाइफ कितनी है, 50 ईयर्स है। तो इसकी जो कॉस्ट थी दैट ये कितनी है जी, 3 मिलियन की है। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये सॉरी 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 ये 2 मिलियन है, ठीक है। तो 2 मिलियन को जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 50, तो कितनी आ गई जी, ये 40,000 आ गई। 40,000 एक साल की डेप्शन हो गई। अब ये एक्वायर की थी 30 जून ईयर 2 को, दिसंबर क्लोजिंग है। तो 6 महीने की ईयर 2 की डेप्रिसिएशन, उसके बाद ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, यानी 5 महीने वो बन गए। वो कितना बन गया, 2 लाख, और 20,000 ये पहले 6 महीने बन गए, 2,20,000। ये इसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। देखें ज़रा, ये रही 2,20,000 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इस साल की डेप्शन कितनी आएगी, 40,000। तो टोटल डेप्शन कितनी हुई, ये इसको मिला लेंगे तो ये 2,60,000, और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ गई। और ओपनिंग कैरिंग वैल्यू क्या है, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, ये तो ये आ गई 17,80,000, और क्लोजिंग आ गई 17,40,000। ठीक है। इस तरह ये इसने एक टोटल तो लगाया हुआ है, लेकिन इस टोटल का ऐसा फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको अलहदा शो करना है फॉर द ईयर एंड 31st। बेस्ड ऑन अबव एनालिसिस द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, मतलब अल्टीमेटली अगर हम एक ही शेड्यूल में दोनों को करते हैं एक्यूमुलेट, तो फिर तो ये टोटल बनेगा और ये वाली फिगर मेरी बैलेंस शीट के फेस पे चली जाएगी। अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अलहदा शेड्यूल बनाता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अलहदा शेड्यूल बनाता हूँ, तो ये बेसिकली जो है ऊपर दो फिगर अलहदा जाएंगी। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन अबव एनालिसिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द, ये गलत लिखा हुआ है और अकॉर्डिंगली सोल्यूशन भी गलत किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, स्टैंडर्ड ये कहता है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है, ये वाला, ये सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं इनका टोटल आप कर सकते हैं, ये क्या हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं। ठीक है जी, चाहे वो फेयर वैल्यू पे है और चाहे वो कॉस्ट पे है, इन दोनों का टोटल आगे यहाँ सारे लिखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे का सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लें जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे बताएं, पीछे आपने जो काम किया उसमें किसी का कोई इशू है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, बताएं मुझे। एनी क्वेश्चन? ओके, मैंने कुछ काम घर से करने के लिए दिया था, उसमें कोई क्वेश्चन? ओके, अच्छा जी, हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर के। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के भी मैंने उस दिन दे दिए थे आप लोगों को। ठीक है जी, इसका मतलब है चैप्टर इज क्लोज नाउ। ठीक है, अब आगे हमारे कुछ चैप्टर जो रह गए हैं उनमें क्या क्या शामिल है जी, ज़रा आगे चलो ज़रा। आगे हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू करना है। ओके, ये चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो चैप्टर रह गए हैं वो है एक चैप्टर नंबर 11, और भाई चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। बस जी, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, शुरू आज हो गया। पीछे हमारे 4 चैप्टर रह गए हैं। ठीक है, इनमें से एक कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और 13 भी तो है, हैं? नहीं, उसने वो जो अच्छा वो सॉरी, इंट्रो सॉरी। अच्छा जी, 3 कैश फ्लो है। मेरे हिसाब से ये जो बाकी 3 चैप्टर रहने हैं ना जी इस 11वें के बाद, वो मेरे मेरे हिसाब किताब में ये एक ही चैप्टर है। ठीक है,
कैश फ्लो भी फाइनल अकाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी फाइनल अकाउंट है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी फाइनल अकाउंट है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद फाइनल अकाउंट्स। ओके, लेकिन उस पे जाने से पहले चैप्टर नंबर 11 हम अटैम्प्ट कर चुके हैं, एक्चुअली कर चुके होंगे। एक्चुअली हिसाब ये लगाया जा रहा था कि हम फिज़िकल इंटरेक्शन में वो चैप्टर ले लें जो कि ज़रा प्रैक्टिकली प्रैक्टिस उनकी ज़्यादा हो, तो वो जिनमें पेपर का एक मेजर पोर्शन इन 3 चैप्टर में है, तो कोशिश ये है, मेरा ख्याल है 18 से हम लोग खोल लेंगे, तो फिज़िकल क्लास में ये चीज़ें जो है ना वो ज़रा अच्छे तरीके से हो जाएंगी। एनीवेज, अब क्लास तो ऑनलाइन भी उसी तरह की है, फिज़िकल भी उसी तरह की है, बस सिर्फ ये कि स्टूडेंट का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है टू एक्सप्रेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस, टू एनालाइज। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करना या उन्हें एनालाइज करना, ये जो अल्टीमेटली काम है वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे। आम लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं जी रेशो एनालिसिस का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? रेशो एनालिसिस का। ठीक है जी, ठीक है। अब इस चैप्टर के लिए हमें रेशोज का आना ज़रूरी है। देखें, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एक हेड और एक एक लफ्ज़ पढ़ने के लिए ना उसके पास टाइम होता है और ना वो ऐसा करते हैं। वो दरअसल डिफरेंट किस्म की रेशोज़ कैलकुलेट करके कंपनी की जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पोजीशन है उसका अंदाज़ा करते हैं कि कंपनी ऑपरेशनली कहाँ खड़ी है, कंपनी फाइनेंशियली कहाँ खड़ी है। इन चीज़ों का तयन रेशोज़ का एनालिसिस करके कर लिया जाता है। ये जो रेशो एनालिसिस है, इसमें जब सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो तो ये होगा कि भाई ये डाटा है, रेशोज़ कैलकुलेट करें। सबसे आसान सवाल जो होगा कि आपको किसी कंपनी का डाटा दे दिया गया और आपसे ये कहा जाएगा कि इसकी रेशोज़ कैलकुलेट करें। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा तो वो कहेगा कि जी कंपनी के 2 सालों की रेशोज़ कैलकुलेट कर दें, 2 साल का डाटा दिया हुआ होगा। थोड़ा सा और मुश्किल करेगा, वो पिछले साल की रेशोज़ दे देगा और कहेगा कि कंपनी की इस साल की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें। तो हम क्या करेंगे, पहले इस साल की रेशोज़ निकालेंगे और पिछले साल की रेशोज़ निकली हुई होंगी, हम उनको आपस में कंपेयर करके उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे कमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल करेगा तो वो कोई इंडस्ट्री का डाटा मुझे दे देगा और कहेगा आपकी कंपनी की ये रेशोज़ हैं, या डायरेक्ट रेशो ही दे देगा या डाटा देगा कि ये रेशोज़ कैलकुलेट करके और इंडस्ट्री की ये रेशोज़ दी हुई हैं उनके साथ आपको कंपेयर करना होगा कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, की जो है वो किस चीज़ में है कि रेशोज़ के फार्मूले के ऊपर या रेशोज़ की कैलकुलेशन के ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है। अगले पेज पे जाओ ज़रा। रेशियोज की किन्हें ज़रूरत होती है? इंफॉर्मेशन, जिन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उन्हें रेशियोज की ज़रूरत होती है। जो यूज़र्स ग्रुप नहीं पढ़ा हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर, वो सारे का सारा यूज़र ग्रुप जो है वो रेशियोज के ज़रिए ही एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो उसने ये वो सारी लिस्ट दी हुई है कि जी इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, लैंडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, जनरल पब्लिक है, मैम, ये सब के सब लोग क्या हैं? ये यूज़र ग्रुप हैं। इन सब को जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये सारे के सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एक हर्फ पढ़ने की बजाय रेशोज के ज़रिए ही अपना काम चला लेते हैं। आगे चलो जी। ये देखिए उसने एग्जांपल दी हुई हैं। अ पोटेंशियल एक्वायरर नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटीज प्रॉफिटेबिलिटी और probably also information about whether or not the entity is managed or efficiently or not। तो ये अल्टीमेटली ये वो बता रहा है कि एम्प्लॉइज़ को किस लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, बैंकर को किस लिए चाहिए होती है, मैनेजमेंट को किस लिए चाहिए होती है। ठीक है, एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन माइट आस्क यू, जो मैंने भी आपसे बात बताई, व्हाट डू
व्हाट डू दे नीड टू नो, ठीक है। वो कहता है जी आपको क्या करना पड़ सकता है, आस्क यू टू इंटरप्रेट एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिक पीपल्स ग्रुप, ठीक है। कि जी आप एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सी रेशो हैं, इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी रेशोज़ हैं, मैनेजमेंट के लिए कौन सी रेशोज़ हैं। तो कहता है जी इसका आंसर करने की किस चीज़ में होगी कि व्हाट यू अंडरस्टैंड कि जी कौन से लोगों के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए होगी। देयरफॉर योर एनालिसिस शुड फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द यूजर्स। व्हाट डू दे नीड टू नो, उन्हें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट आर दे इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा, व्हाट डिसीजंस डू दे नीड टू मेक, उन्हें किस तरह के फैसले लेने हैं। इस पर्पस के लिए ये सोच कर हम डिसाइड करेंगे कि हमने उनको कौन कौन सी जो रेशोज हैं वो कैलकुलेट करनी है। मसलन एक बैंकर जो है उसको आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से कोई सरोकार नहीं है, उसको जो डिविडेंड यील्ड है उससे कोई सरोकार नहीं है, उसको किस चीज़ से सरोकार है, उसको डेट इक्विटी रेशो से उसका मतलब है कि कंपनी के अंदर उधार कितना लगा हुआ है, लोन कैपिटल लोन लेके कितना लगाया हुआ है और अपना कैपिटल कितना लगाया हुआ है। उसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि जी कंपनी जो है अपने बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की कितनी सख्त रखती है, ठीक है। कंपनी के पास इंटरेस्ट पे करने की कितनी सख्त है, यानी उसका जो एक रेशो है जिसे हम इंटरेस्ट कवर कहते हैं। इंटरेस्ट कवर क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। फर्ज करें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 है और इंटरेस्ट जो है वो 2 है, तो इसका कवर कितना निकलेगा 5। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट का 1 रुपया देने के लिए कंपनी के पास 5 रुपए हैं, बैंकर खुश होगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा 1 रुपया दे के भी इनके पास 4 रुपए बच रहे हैं, तो लिहाजा इस कंपनी को लोन देना चाहिए, लोन इससे वापस नहीं लेना चाहिए। तो मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है, लिहाजा आम तौर पर वो हमें यूज़र वाइज तो नहीं पूछता, हमें वैसे पूछ लेता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट करें, ठीक है, या कंपनी को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें कैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत मुश्किल बनाएगा, तो वो ये भी कह सकता है कि जी एक बैंक है उसने आपको लोन देना है, बताएं उसके इंटरेस्ट की कौन सी रेशोज़ हैं। तो वो फिर जो रेशोज़ हम पढ़ेंगे साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, वो फिर आप वो रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। एक इंटरेस्ट कवर है, एक डेट इक्विटी रेशो है, करंट रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, ये 4-5 रेशो बैंकर के इंटरेस्ट की रेशोज होती हैं। आगे चले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन, दे आर यूज बाय शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड आल्सो बाय लेंडर्स, ठीक है। फाइनेंशियल रेशो कैन हेल्प द यूजर of the financial statement to assess the financial position of the entity, its performance। वही जो दो काम, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो काम इन डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन हमें उससे इन डिटेल मिलती है, रेशोज़ के ज़रिए वही इन्फॉर्मेशन जो है हमें रेशोज़ के ज़रिए मिल जाती है। पर्पज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस, रेशोज़ हेल्प इन एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं रेशोज़ के, they also help a business to compare financial result to those competitors। competitors के साथ हमें कंपैरिजन करने में हमें हेल्प मिलती है जो रिजल्ट्स होते हैं। रेशियोज असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को फैसले करने में रेशियोज जो हैं वो हेल्प करती हैं। दे आल्सो पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स एंड वीक एरियाज अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ एरियाज, ठीक है। उनसे हमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है। मसलन एक कंपनी की करंट रेशो अगर जाके पढ़ेंगे 1:1 की नहीं है, वो अगर 0.5 और 1 की है तो इसका मतलब है कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही है, उसकी एक वीकनेस है। अगर उसकी रेशो 1.21 है तो इसका मतलब है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर रही है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये कमेंट कैसे करना है। रेशियोज हेल्प टू डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, ठीक है। सेल का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, सेल का नेट प्रॉफिट के साथ, तो ये रिलेशन जो है ये बनाने में और उनको एवेल्युएट करने में हमारी हेल्प होती है। रेशियोज हैव द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग फॉर डिफरेंसेस in the size, for example two businesses may be quite different in size but can be compared, and ठीक है, कहता है जी दो डिफरेंट साइज के जो बिजनेसेस हैं
उनको भी रेशोज़ के ज़रिए अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। मसलन एक कंपनी जो है उसकी कैपेसिटी दूसरे से डबल है, तो उसकी कैपेसिटी को हाफ कर लें और जो कंपनी आपकी है उसको उतने पे रहने दें, तो उनका कंपैरिजन जो है वो हो जाएगा। तो रेशोज़ के ज़रिए हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। आगे चलो जी। कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रेशोज़, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज की रेशोज़ हैं, ये आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि कल जब हम रेशोज़ के फार्मूलाज पढ़ने शुरू करें तो हमें कोई इसके अंदर इशू ना आए, ठीक है जी। The main financials, the financial ratios can be classified as profitability ratios, working capital turnover ratios. इन्हें हम profitability ratios या working capital turnover ratios कहते हैं। Liquidity ratios, debt ratios और investor ratios, ठीक है। यानी रेशियोज को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड इन्वेस्टर रेशियो। इन्वेस्टर कौन है? जो बिजनेस में पैसा लगाता है, वो शेयर होल्डर भी है और वो बैंकर भी है। जिसने आपको लोन दिया वो बैंक वाला भी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डेट रेशियो से मुराद ये है कि कंपनी के अंदर लोन लेके कितने पैसे लगे हुए हैं और कंपनी का अपना पैसा कितना लगा हुआ है। डेट मीन लोन। यहाँ इस चैप्टर के अंदर डेट का मतलब क्या होगा? लोन होगा। और लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे करने की कितनी ताकत रखती है, ठीक है। वो जो क्विकनेस है टू पे इट्स लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, ठीक है। मतलब मैंने जिन लोगों से उधार लिया है उनको कितनी जल्दी मैं उधार वापस कर सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी रेशो है ये किसी कंपनी की इस स्ट्रेंथ को मेजर करेगी कि कंपनी कितने मजबूती से कितने अरसे में अपने जो लायबिलिटीज हैं उनको पे कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियोज होती हैं। यानी ये इनकम स्टेटमेंट की रेशियोज भी कहलाती हैं। मेनली इसके अंदर प्रॉफिट, डिफरेंट किस्म के प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये सारे के सारे प्रॉफिट जो हैं अल्टीमेटली इनकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज जो हैं अल्टीमेटली ये वो वाली रेशियोज हैं जिनको हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि कोई कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल कितनी अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ होते हैं। तो हमने अपनी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को एक लेवल के ऊपर रखना होता है। तो जब हम ये लेवल मेंटेन करते हैं तो इसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर मेन चीज़ें क्या होती हैं? स्टॉक होता है, रिसीवेबल होते हैं, बैंक बैलेंसेस होती हैं और दूसरी साइड पर पेएबल्स होते हैं, ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स को, ट्रेड रिसीवेबल को, स्टॉक को और बैंक बैलेंसेस को किस लेवल के ऊपर हमने रखना है, दरअसल ये क्या है, ये किस लेवल के ऊपर उन्हें मैनेज करना है, इसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेशोज कहते हैं। चलो जी आगे। यहाँ से अब हम शुरू करने लगे हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं या जो अल्टीमेटली हमारे पास वर्किंग कैपिटल रेशोज़ होंगे। तो सबसे पहली रेशो जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसको एब्रीवेट करके किताबों में ये भी लिखा हुआ है ROCE। क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि रोज कैलकुलेट करें। ये दरअसल किसी कंपनी के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ होता है उससे हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये उसकी मेजरमेंट होती है, ठीक है। अब जो डिफरेंट लोग जिन्होंने पैसा लगाया होता है वो अपना रिटर्न उसके ऊपर लेते हैं। जैसे बैंक इंटरेस्ट लेता है, शेयर होल्डर डिविडेंड लेता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो अभी अगर हम किसी को कुछ ना दें, यानी बैंक वाले को इंटरेस्ट ना दें, गवर्नमेंट को टैक्स ना दें, शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दें, तो हम कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है, वो वाला प्रॉफिट यहाँ ले लेना है। इसको हम PBIT भी बोलते हैं, PB, ठीक है। EBITDA भी बोलते हैं इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स।
तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये ले लिया, कुछ माइनस नहीं हुआ ना अभी इसमें से, ना फाइनेंस कॉस्ट माइनस हुई है, ना डिविडेंड माइनस हुआ है, ना टैक्स माइनस हुआ। तो इसको डिवाइड कर दें, टोटल कैपिटल जो एम्प्लॉय किया हुआ है, एम्प्लॉय का मतलब होया लगाया हुआ है, बिजनेस के अंदर जितना टोटल कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। देखिए बिजनेस के अंदर ना दो तरह का कैपिटल होता है, एक को बोलते हैं डेट कैपिटल और दूसरे को हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल। डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। डेट जो लॉन्ग टर्म लोन लेके पैसे बिजनेस में लगाए हुए उसे डेट कैपिटल कहते हैं, और इक्विटी कैपिटल वो पैसा है जो हमने खुद लगाया हुआ है शेयर कैपिटल की शक्ल के अंदर। ठीक है, ये देखें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। रिजर्व जो है दरअसल वो भी हमारा ही पैसा होता है, लेकिन वो बिजनेस के अंदर लगा हुआ होता है रिटेन्ड अर्निंग की शक्ल में, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स की शक्ल में। तो जो शेयर होल्डर है उसका पैसा दो तरह का बिजनेस में लगा हुआ होता है, एक शेयर कैपिटल और दूसरा उसने जो प्रॉफिट अर्न किए हुए हैं उनमें से जो प्रॉफिट रखे हुए हैं वो, उसको चाहे जनरल रिजर्व का नाम दे दें, चाहे रेवेन्यू का दे दें, चाहे कैपिटल का दे दें, वो सारे के सारे उसका इक्विटी पार्ट होते हैं ऑफ दी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ये रहा। और दूसरा हिस्सा क्या है, लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट मीन लॉन्ग टर्म लोन, 15 साल का लोन, 10 साल का लोन। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है कि सम टाइम शेयर होल्डर्स को कुछ ऐसे शेयर इशू किए जाते हैं जिनके ऊपर हमने उन्हें फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है, तो वो एक किस्म का लोन समझे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, आपको याद है मैंने जब आपको ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाई है तो उसके अंदर मैंने जो शेयर होल्डर थे उनकी डिफरेंट टाइप्स आपसे डिस्कस की हैं। तो वहाँ बताया था ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो होता है जो ऑर्डिनरी है, उसे डिविडेंड मिले ना मिले उसका कोई राइट नहीं है। ठीक है, उसका राइट है डिविडेंड लेने का, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है कंपनी की कि उसको लाजमी डिविडेंड देना है। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको डिविडेंड मस्ट देना है। अगर कंपनी के पास कैश नहीं भी है तो इनका डिविडेंड एक्सपेंस बुक करके पेएबल बुक करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक बैंक लोन की तरह ही हो गए ना, उन्होंने भी इंटरेस्ट लाजमी लेना है, हमारे पास पैसे हों प्रॉफिट हो ना हो। लिहाजा ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा इसको हम इक्विटी का पार्ट नहीं बनाएंगे, इसको हम डेट का पार्ट बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, इक्विटी प्लस डेट, ये मैंने रेड साइन लिखे हैं। तो फिर रेशो क्या हुई, एब्रीवेट करके पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, ये मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आंसर निकलेगा, ये रोस निकलेगी किसमें, परसेंटेज में। जितनी ये परसेंटेज हाई होगी उतना ही कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही होगी, जितनी ये परसेंटेज लो होगी उतना ही कंपनी जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही होगी। ठीक है, आपको इसके ऊपर कमेंट करने आने चाहिए। ठीक है, और ये कमेंट के लिए जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बेसिक सी रेशो है जो अकाउंटेंट्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम कहीं बात करते हैं हम कहते हैं यार इसका रोज़ क्या निकल रहा है, कोई प्रोडक्ट नया लगाना हो, कोई कुछ करना हो, तो वहाँ ये डिस्कशन होती है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इज द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ये उसने प्लस ये उसने कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सप्लेन कर दिया, मैंने भी आपको बता दिया। वेयर पॉसिबल यूज द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर। कहता है अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फिगर हों, यानी ओपनिंग शेयर कैपिटल, क्लोजिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व हो, ओपनिंग लॉन्ग टर्म लोन, क्लोजिंग लॉन्ग टर्म लोन हो, ओपनिंग प्रेफरेंस और शेयर और क्लोजिंग हो, तो उनकी एवरेजेस को यूज करें। ये मैं एक ही दफ़ा आपको बता दूं, जहां आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर अवेलेबल होंगे वहां आपने एवरेजेस को यूज करना है, वहां आपने एवरेजेस को यूज करना है, वहां पर आपने क्लोजिंग फिगर नहीं लेने। लेकिन जहां पर एवरेजेस ना होंगी वहां पर आपने क्लोजिंग फिगर ले लेने हैं, फिर हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, where possible use the average capital employed during the year. This is usually the average of capital employed at the beginning and at the end of the year. Average किसी भी चीज़ की कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या निकल आएगी, ये एवरेज निकल आएगी। A higher ROS indicates more efficient use of capital. ROS should be higher than the company's capital cost
otherwise it indicates that the company is not employing its capital effectively and is not generating shareholders value। ये बड़े काम की बात लिखी हुई है। कहता है ये जो रोस है ना, ये हायर होनी चाहिए देन द कंपनीज कैपिटल कॉस्ट। कंपनी की कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? जब मैं किसी से लोन लेता हूं तो मैं कैपिटल अरेंज कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म लोन ले रहा हूं या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं, उनको फिक्स डिविडेंड देना है, तो वो मैं बेसिकली उनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो वो जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो क्या है? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल अरेंज करने की कॉस्ट है। तो कहता है आपकी रोज जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए। फर्ज करें आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 12% है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने 12% तो आपने बैंकर को देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। अगर उससे ऊपर कोई रिटर्न निकलेगी तो वो शेयर होल्डर के हिस्से में आएगी, वो शेयर होल्डर को वैल्यू ऐड करेगी। तो अगर मैंने 12% इंटरेस्ट देना है लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर और मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 12% निकल रही है, इसका मतलब मैंने मुश्किल से किसका घर पूरा किया है? बैंक का घर पूरा किया है, शेयर होल्डर को कख नहीं मिला। लेकिन अगर मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% आ जाती है तो इसका मतलब है 12% हमने दे देना है लोन के ऊपर और बाकी 3% फिर भी हमें बच जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर है उनको चलो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये सेंटेंस तवज्जो तलब है, इसको अंडरलाइन कर दें कि हायर रोस इंडिकेट्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ द कैपिटल। जितना ये ज़्यादा रिटर्न परसेंटेज में निकलेगी इसका मतलब है हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कम अज़ कम ये कितनी होनी चाहिए? कहता है रोज शुड बी हायर देन द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अदरवाइज it indicates that the company is not employing its capital effectively and is not generating shareholders value। फिर ये शेयर होल्डर के लिए कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर रही और ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो एम्प्लॉय नहीं कर रही। ये अपने पैसे भी लगा के, बैंक के भी लगा के, बैंक का ही मार्कअप दे रहे हैं, अपने पास इनको कुछ नहीं बच रहा। तो लिहाजा ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये किसी कंपनी की स्ट्रेंथ टू पे इट्स डेट जो है वो, और इसको हम बोलते हैं टू सर्विस इस डेट। सर्विस का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे करना, कि कंपनी अपने डेट को सर्विस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, ठीक है। तो अगर तो रोज जो सर्विस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वो कर पा रही है और कुछ वैल्यू शेयर होल्डर्स को भी ऐड कर रही है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है, तो ये पोजीशन जो है वो ये ठीक नहीं होगी। ये देखिएगा, ये एक एग्जांपल है, ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम दिया, रिटेन्ड अर्निंग दी है, बैंक लोन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें डेट कंपोनेंट कौन सा है? ये डेट है। और ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या है? इक्विटी कंपोनेंट है, ठीक है। इनको जमा कर लें, ये ओपनिंग इक्विटी हो गई, इनको जमा कर लें, हाँ जी, ये क्लोजिंग इक्विटी हो गई, ठीक है जी। इनको जमा करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास इक्विटी निकल आई, कितनी आई जी? इनको जमा करके दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 5 और 2 7, ये 3,50,000 आ गया। वो कितना आ गया? 8,50,000 आ गया, ठीक है। तो ये 5 6 7 8 ओपनिंग हो गई और 6 7 8 9, ठीक है, कितना हो गया? 9 8 17 और डिवाइडेड बाय 2 किया तो 8,50,000 आ गया। अब अगर मुझे इसने कोई पीबीआईटी दिया हुआ है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, इनटू 100, तो ये मेरे पास रोस निकल आएगी। देखो आगे को डाटा दिया हुआ है, हाँ जी, ये दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने इस प्रॉफिट के साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन इससे इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका हुआ है, हमने उससे भी पहले वाला प्रॉफिट लेना है। नीचे उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्जेस ऑन बैंक लोन वर ₹30,000, डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर वर ₹45,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹58। सेल्स का इसके अंदर कोई काम नहीं है, ठीक है। डिविडेंड इसके बाद दिया जाता है, ठीक है। इससे हमने कौन सी फिगर लेनी है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब टैक्स
ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मुझे बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 210 के अंदर जब मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा 30,000, तो ये कितना बन जाएगा 2,40,000। ये दरअसल बनेगा पीबीआईटी 2,40,000। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा। इधर पिछले पेज पे जाओ, ये देखें, यहाँ इसको लिखेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय ये 8,50,000, डेट कितना है 3,50,000 जमा 8,50,000 इंटू 100। ये ले, इसको आप कैलकुलेट करके देखें कितनी निकली 20%। ये रहा जी 20%। अब वो रेशो निकल आई, रेशो के अपने कोई मीनिंग नहीं है ता वक्ते के, हमें स्टैंडर्ड ना पता हो ताकि हम इसको स्टैंडर्ड के साथ मैच करके देखें। अगर वो कहता है जी कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 12% है, तो दिस रोस इज अ गुड रोस बिकॉज आफ्टर फीडिंग द बैंक एंड द लोन, उसकी सर्विस कॉस्ट पे करने के बाद शेयर होल्डर की इक्विटी के अंदर फिर भी 8% की वैल्यू ऐड हो रही है, सो इट्स अ गुड रोस। तो बताएगा वो, या तो आपको कोई स्टैंडर्ड रेशो बताएगा या कोई कंपनी का डाटा बताएगा, तो फिर हमें उसके ऊपर कमेंट्स करने होंगे। लेकिन जी यहाँ तक आज हम लोग रहेंगे। आपने वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन घर जाके अटेम्प्ट कर लेना है। ये जो थ्योरी जितनी पढ़ी है आज रेशोज की, वो आपने कर लेनी है, ये एग्जाम्पल करनी है। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।